हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आस्था आईएएस का फुल लेंथ टेस्ट हम करेंगे और ये है 69वीं बीपीएससी परीक्षा प्रीलिम्स के लिए, जो कि एग्ज़ाम जो है वो 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। और इसके लिए जो है अब हम एफएलटी टेस्ट देख रहे हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट्स के प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। तो चलिए देखते हैं। ये टेस्ट 12 है और ये फुल लेंथ टेस्ट 5 है, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे टोटल 150 प्रश्नों को हम आज देखेंगे। चलिए फिर बिना देर के हुए प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कौन सा मात्रक जो है सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, डॉप्सन। डॉप्सन जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, बल्कि जो डॉप्सन होता है वो ओजोन मापने का यूनिट होता है। इस वजह से डी वाला गलत हो जाएगा। बाकी जो डेसिबल होता है वो ध्वनि की प्रबलता को मापता है। अश्वशक्ति जो शक्ति की इकाई होती है, समुद्री मील में जो है नौसंचलन में दूरी की जो दूरी होती है उसकी इकाई जो है समुद्री मील होती है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद आवर्तकाल जो है टाइम पीरियड वो क्या होगा। देखिए, अगर लड़की झूला झूल रही है और लड़की झूले पर से खड़ी हो जा रही है तो जो उसका टाइम पीरियड होगा वो कम हो जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जब किसी गेंद को ऊपर की ओर उछालते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बल के संदर्भ में कार्य क्या होता है। तो देखिए, जब भी कोई भी गेंद है अगर वो ऊपर की तरफ उछाली जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में पूछ रहा है। तो देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है और गेंद जो है वो उसके विपरीत दिशा में जा रही है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो निगेटिव रूप में कार्य करेगा, इसलिए इसका सही जवाब ए हो जाएगा, ऋणात्मक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बताना है किसका जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए, पहला है कि रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन नाभिक की ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में तथा ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल सही है। ये मोमबत्ती जो है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है, ये भी सही है। थर्ड है कि जो बिजली का चूल्हा है वो विद्युत ऊर्जा जो है वो प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। देखिए, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो बिजली का चूल्हा होता है ये या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर हो गया या स्टोव हो गया, ये सभी जो भी विद्युत वाली चीज़ें होती हैं वो विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। इस वजह से जो है सी वाला करेक्ट मैच नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निर्वात में अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, क्यों। देखिए, अगर निर्वात है, वैक्यूम है, तो वहाँ पे कोई भी जो अंतरिक्ष यात्री है वो सीधा खड़ा नहीं हो पाता है। इसके पीछे कारण यही है कि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, इसलिए इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यहाँ पे बताना है कौन सा कथन जो है वो गलत है। देखिए, पहला है कि तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं तो ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो ध्वनि का वेग भी कम हो जाएगा। सेकेंड है, वायु में ध्वनि का वेग जो है वो उसके दाब पर निर्भर नहीं करता है, तो बिल्कुल सही है। जो ध्वनि का वेग होता है वो तापमान पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर नहीं करता है। थर्ड है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। देखिए, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आर्द्रता के बढ़ने पर जो वायु में ध्वनि का वेग होता है वो बढ़ जाता है। इस वजह से जो इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सही मैच नहीं है कथन का। फोर्थ है, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में वेग प्रभावित नहीं होता, तो भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। देखिए, निम्न तापी इंजनों को क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है और इनका जो प्रयोग होता है वो किया जाता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, रॉकेट प्रौद्योगिकी में जो है वो जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं इनका प्रयोग होता है। क्रायोजेनिक इंजन में जो फ्यूल का यूज़ किया जाता है वो लिक्विड फ्यूल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पराश्रव्य तरंगे जिसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहते हैं, पराश्रव्य तरंगे के संदर्भ में बताना है, कथनों पे विचार करना है, बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। देखिए, ये कीड़े को नष्ट कर सकती हैं, बिल्कुल। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ करती हैं, बिल्कुल। ये भी से पराश्रव्य तरंगे होती हैं उनका यूज इन्हीं सब चीज़ों में किया जाता है और उनका जो प्रयोग रोगों के उपचार करने के लिए भी किया जाता है और जो स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने के लिए भी जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। देखिए, अवतल दर्पण जिसको इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहा जाता है, तो अगर ये कोई भी इमेज बनाएगा तो बताना है कि उसमें कौन सा जो है ये स्टेटमेंट गलत है जो दिया हुआ है। देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा कि जब वस्तु जो है ध्रुव यानी पोल और फोकस पर हो तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। देखिए, गलत है, वो आगे नहीं बनेगा बल्कि वो बीच में बनेगा, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। बाकी स्टेटमेंट है आप देख लीजिएगा वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो भारतीय दूर संवेदन उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है वो फसल की उपज का आकलन करने के लिए किया जाता है। भौम जल जिसको ग्राउंड वाटर कहते हैं
और संसाधनों का स्थान निर्धारण में किया जाता है। साथ ही खनिज का जो अन्वेषण खोज किया जाता है उसमें किया जाता है, और जो है ये दूरसंचार में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है और यातायात अध्ययन में भी नहीं किया जाता है। इस प्रकार जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है। देखिए जो येलो केक है वो यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, यूरेनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है, बताना है कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो देखिए कैथोड किरणें जो होती है वो ऋणावेशित होती है, बिल्कुल सही है। कैथोड किरणें सभी गैसों में उत्पन्न होती हैं, ये भी सही है। थर्ड है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी परमाणुओं के मूल अवयव होते हैं, ये भी सही है। फोर्थ जो है वो हाइड्रोजन आयनों में कोई प्रोटॉन नहीं होता है। देखिए गलत स्टेटमेंट है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। देखिए जो हाइड्रोजन प्रोटॉन होते हैं, हाइड्रोजन जो आयन होते हैं उन्हीं को प्रोटॉन कहा जाता है, क्योंकि जिन हाइड्रोजन परमाणुओं में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है वे उस एक इलेक्ट्रॉन को खोकर आयन बन जाते हैं और पीछे केवल एक प्रोटॉन रह जाता है। और यहाँ पे कह रहा कि कोई प्रोटॉन नहीं होता, इसलिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि एक प्रोटॉन जो है वो रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, समभारिक परमाणुओं जिनको आइसोबार एटम्स कहा जाता है, इसके विषय में बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। जो द्रव्यमान संख्या होती है जिनको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं वो समान होता है, परंतु जो परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है, वो भिन्न भिन्न होता है, इसलिए इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, परमाणु अपने अष्टक पूर्ण किस प्रकार का करता है। देखिए जो परमाणु अपना अष्टक पूरा करता है वो पूरा करता है किसी अन्य परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके, किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके भी करता है, और किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी भी करके करता है। तो देखिए वो त्याग भी कर रहा है, प्राप्त भी कर रहा है और साझेदारी भी कर रहा है। इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। देखिए शुष्क बर्फ का जो फार्मूला होता है वो CaO नहीं होता है, बल्कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है उसी को सामान्यतः शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है, तो इसको CO2 लिखेंगे। हास्य गैस को N2O कहा जाता है, नमक जो है NaCl होता है, जंग जो है Fe2O3 होता है। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है। देखिए जो नाभिकीय रिएक्टर है और परमाणु बम है उसमें क्या अंतर होता है। देखिए जो नाभिकीय रिएक्टर होता है ना वो उसकी जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो नियंत्रित होती है, परंतु जो परमाणु बम होता है उसकी जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो अनियंत्रित होती है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होगा। देखिए जो एक अल्फा कण है उसमें जो 2 धन आवेश होते हैं उनका द्रव्यमान जो बराबर होता है वो हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। तो देखिए जो राजा रमन्ना है उनको भारतीय भौतिकी के लिए जाना जाता है, और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कृषि विज्ञान का जनक कहा जाता है, और प्रोफेसर UR राव को अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है, और प्रोफेसर मेघनाथ साहा को जो है वो उष्मागतिकी एवं खगोल भौतिकी के लिए जाना जाता है। इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा A का 2, B का 5, इसका सही जवाब C हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अनिवार्य तत्व है। देखिए जो नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण किया जाता है इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व होता है वो जर्कोनियम होता है। इसका सही जवाब C हो जाएगा, जर्कोनियम। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पे कुछ पदार्थ दिए हुए हैं और उनका pH मान दिया हुआ है। देखिए इसको जो ब्लैक कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी का जो pH मान होता है वो 4.5 से लेके 5.5 तक होता है। टमाटर का जो pH वैल्यू होती है वो 4 पॉइंट से लेकर के 4.4 तक होता है। रक्त का जो ब्लड होता है उसका जो pH वैल्यू होता है वो 7.3 से लेके 7.5 तक होता है, और अमोनिया का जो pH वैल्यू होता है वो 11.6 होता है। इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा इसका वो 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है। देखिए जो कोबाल्ट 60 है वो गामा किरणों को उत्सर्जित करता है, इस वजह से उसका जो प्रयोग है वो कोबाल्ट कैंसर के इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, गामा किरणें इससे उत्सर्जित होती हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। देखिए जो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में करते हैं, जिसको हरित लवक कहा जाता है, उसकी सहायता से करते हैं, तो ए को मैच कर देंगे 2 से। और खनिजों का जो आवागमन होता है वो जीव द्रव्य कला से होता है, तो इसको 1 से मैच कर देंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका होती है वो श्वसन से जुड़ा होता है, तो इसको जो है
सूत्र कणिका से जोड़ देंगे। और जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, वो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम की कोशिका में होता है और उसी को जो है प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, तो इसलिए वो 4 से मैच कर देंगे। इसका सही जवाब जो होगा वो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में कथनों में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? देखिए, जो स्टार्च और सेल्यूलोज की उत्पत्ति है वो पादपों से होती है और स्टार्च जो है वो पादप में संचित होता है, जबकि जो सेल्यूलोज होता है वो कोशिका भित्ति का अति महत्वपूर्ण अंश होता है। स्टार्च और सेल्यूलोज ये दोनों ही जो है वो ग्लूकोज के बहुलक होते हैं और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 का वो हो जाएगा सी। आयोडीन के साथ दोनों जो है रंग प्रदान करते हैं, तो ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि जो स्टार्च होता है उसमें अमाइलोज की उपस्थिति होती है, जिससे वो आयोडीन के साथ गहरे नीले रंग के लिए उत्तरदायी तो होता है, परंतु जो सेल्यूलोज में क्या होता है कि अमाइलोज की अनुपस्थिति होती है, इस वजह से वो जो है आयोडीन के साथ गहरा नीला रंग नहीं बना पाता है। इस वजह से जो है इसका सी वाला स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सही क्रम क्या है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता क्या है कि सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। उसके बाद जो प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है और जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। इसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में कौन सम्मिलित है? देखिए, जो दूध है उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, इसके अलावा जो है वो कैल्शियम और पोटेशियम के तत्व भी पाए जाते हैं, तो इस वजह से जो इसका सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, कैल्शियम और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं? यहाँ पे बताना है कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे हार्मोन दिया हुआ है और हार्मोन के कार्य दिए हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है वो इंसुलिन का जो कार्य है वो रक्त शर्करा का नियंत्रण करना है, मेलाटोनिन जो है वो निद्रा का नियंत्रण करता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो स्तन ग्रंथि से जो है वो दूध का निस्तारण करता है, और जो गैस्ट्रिन ग्लैंड होती है, जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, ये एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो अमाशय एवं जो जी कोशिकाएं होती हैं उसके द्वारा स्रावित होकर के ये गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावण को प्रेरित करता है, ना कि ये रक्तचाप का नियमन करता है। इस वजह से इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। डी वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा जो फैट होता है वो किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है? देखिए, जो शरीर के नीचे जो फैट की लेयर होती है वो जो है वो शरीर का जो उष्मा का उसके क्षय होता है उसको रोकने का काम करती है, वो क्षय नहीं होने देती है। इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। यहाँ पे कुछ विटामिन दिए हुए हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। देखिए, जो B1 है, B1 को थायमिन कहा जाता है, B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है, और B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, और B12 को साइनोकोबालेमिन कहा जाता है। इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा 28 का वो हो जाएगा डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित पदार्थ जीव द्रव्य है, यह इनमें निर्मित होता है। देखिए, जो जीव द्रव्य है जिसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है वो केंद्रक कला कोशिका तथा अन्य कोशिकांग से निर्मित होता है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। यहाँ पे कोशिका का प्रकार दिया हुआ है और उसके कार्य दिए हुए हैं। देखिए, जो लाल रक्त कोशिका है जिसको रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, इसका जो कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ये तो इसको सही मैच करेंगे 4 से, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। जो श्वेत रक्त कोशिका होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, इसका जो कार्य होता है वो संक्रमण से संघर्ष करना होता है, यानी जो सेल इन्फेक्शन होता है इसके लिए काम करती हैं। थर्ड जो है वो पट्टिकाड़ू लिखा है, इसका मतलब होता है जो प्लेटलेट्स होती है, तो जो प्लेटलेट्स हेल्प करती है वो करती है रुधिर का थक्का बनने में, तो इसको 1 से मैच कर देंगे। और जो प्लाज्मा होता है तो ये जो उसमें विलेयित पदार्थ होते हैं उनका वहन करता है, तो ये सॉलिड कैरियर है, तो इसका सही जवाब 3 से मैच कर देंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 30 का वो हो जाएगा सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साधनों में क्या तत्व जो है वो सम्मिलित है? देखिए, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत हैं वो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य भी हैं, साहित्यिक साक्ष्य हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण है, इसके अलावा जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनसे भी जो है प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर वैदिक काल के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। देखिए, उत्तर वैदिक काल के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, जो उत्तर वैदिक काल होता था उसमें जो यज्ञिक अनुष्ठान थे उसमें वृद्धि होने लगी थी, जो ब्राह्मणों की शक्ति और प्रभाव था उसमें भी वृद्धि हुई थी, जो वैश्यों को उत्पादन संबंधी कार्य और कृषि पशुपालन जो सौंपे गए थे
वो ऋग वैदिक साहित्यिक स्रोतों से संकेत मिलता है कि उत्तर वैदिक काल में जो है वो केवल वैश्य ही जो है वो राजस्व चुकाते थे, और ऊपर के जो 3 वर्ण होते थे जैसे कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया और वैश्य हो गया, सिर्फ इन्हीं 3 वर्णों का ही उपनयन संस्कार होता था, और जो चौथा वर्ण था शूद्र, वो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं होता था। इस प्रकार जो इसमें असत्य कथन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इसका सही जवाब हो जाएगा कि ऋग्वेद के अनुसार क्या कहा गया कि उत्तर वैदिक काल में जो वैश्य राजस्व नहीं चुकाते थे, नहीं, ऋग्वैदिक में कहा गया है कि जो वैश्य थे वही केवल राजस्व चुकाते थे। इस वजह से सी वाला स्टेटमेंट इसका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैच करना है। जो प्रथम कृषि का साक्ष्य प्राप्त होता है वो मेहरगढ़ से होता है, और पशुपालन का जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है वो आदमगढ़ से होता है। मातृ देवी की जो लघु मूर्ति प्राप्त होती है वो इनाम गांव से प्राप्त होती है, और हड्डी के जो औजार मिलते हैं वो चिरांद से मिलते हैं। इस प्रकार जो 33 का सही जवाब हो जाएगा वो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन में लिखित सूची में असंगत सूची का चयन करना है। कौन सी सूची जो है वो असंगत है? तो देखिए, जो हाथीगुम्बा अभिलेख है वो खारवेल शासक की जानकारी वहां से मिलती है, और जो नासिक का अभिलेख है वो गौतमी बलश्री के बारे में है, और जो एहोल अभिलेख है उससे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। जो जूनागढ़ का अभिलेख है उसे समुद्रगुप्त की जानकारी नहीं मिलती है, गलत हो जाएगा, बल्कि जूनागढ़ जो है वो रुद्रदामन का अभिलेख है, रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती है। और जो समुद्रगुप्त का अभिलेख, समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी मिलती है उसको प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए, तो जो पहला है कि वर्धमान महावीर जैन जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो महावीर जैन थे वो 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में जो है टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं। पहला कह रहा है कि जो जैन धर्म है वो आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है, ये बिल्कुल सही है। जो जैन धर्म है वो कहता है कड़ कड़ में आत्मा होती है, तो वो सभी में आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है। थर्ड है कि जो अजीत नाथ हैं वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। देखिए, ये गलत स्टेटमेंट है। जो अजीत नाथ हैं उनको प्रथम तीर्थंकर नहीं माना जाता है, बल्कि जो प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के माने जाते हैं वो ऋषभ देव माने जाते हैं। इस प्रकार से सी वाला इसका स्टेटमेंट जो होगा वो गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में असंगत युगों का चयन करना है। देखिए, जो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो श्रेणी थी, श्रेणी वो राजकीय भूमि नहीं होती थी, ये गलत मैच हुआ, इसलिए इसका सही जवाब ए ही हो जाएगा कि श्रेणी जो है वो राजकीय भूमि नहीं थी, बल्कि श्रेणी जो था वो शिल्पियों का संगठन को श्रेणी कहा जाता था। जो शिल्पियों का संगठन था उसको जो है वो श्रेणी कहा जाता था। बाकी निगम क्या था, तो ये व्यापारियों का संगठन था। संघ जो था वो देनदारों या महाजनों का संगठन था। इसके अलावा जो सार्थवा था वो कारवां व्यापारियों का प्रमुख व्यापारी होता था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करना है। मौर्य साम्राज्य से संबंधित देखिए, यहाँ पे क्या है कि पहला है, दिव्यवदान के अनुसार अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को तक्षशिला का राज्यपाल बनाया था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है कि गोप और स्थानिक दो अधिकारी ग्राम और जनपद के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे, भी सही है। थर्ड है, राजा बनने से पहले अशोक उज्जैनी का गवर्नर था, ये भी बिल्कुल सही है। और फोर्थ है, धम्म महामात्र जो है उनका प्रमुख कार्य महिलाओं के नैतिक आचरण की देख रेख करना था। देखिए, गलत स्टेटमेंट है, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। देखिए, जो धम्म महापात्र होते थे उनका कार्य जो होता था वो विभिन्न संप्रदायों के बीच सामंजस्य बनाए रखना तथा इस बात की निगरानी करना कि किसी को भी अनावश्यक दंड ना मिल पाए, ये काम जो है वो धम्म महापात्र का होता था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, चोल राज्य के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है। यहाँ पे भी असत्य कथन बताना है। देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, चोल वंश का प्रथम राजा उदयन जेरल था। देखिए, जो उदयन जेरल था ये चोल का प्रथम राजा नहीं था, बल्कि ये चेर वंश का था। ये ध्यान रखिएगा, ये चेर वंश का जो है वो प्रथम राजा था। इस प्रकार से जो सी वाला स्टेटमेंट होगा वो गलत हो जाएगा, और बाकी स्टेटमेंट जो है वो सही है कि चोल राज्य का जो क्षेत्र था वो पेन्नार और वेलार नदियों के मध्य स्थित था। संगम कालीन जो चोल शासकों में करिकाल जो था वो सबसे महत्वपूर्ण शासक था, और जो चोलों की प्रारंभिक राजधानी थी वो उत्तरी मनलूर थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन है। देखिए, असत्य कथन का पहचान करना यहाँ पे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। केवल जो 4 नंबर का स्टेटमेंट है वो असत्य है, बाकी जो स्टेटमेंट है वो सत्य है। तो देख लेते हैं 4 नंबर का स्टेटमेंट कि संगम साहित्य में दासों के लिए वेनिगर शब्द का प्रयोग होता था। देखिए, जो वेनिगर शब्द का प्रयोग किया जाता था वो दासों के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि ये व्यापारी वर्ग के लिए इसका प्रयोग किया जाता था।
इसलिए जो है 4th नंबर का स्टेटमेंट गलत है। बाकी जो स्टेटमेंट है वो सही है, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो संगम काल में जो काली मिर्च थी उसके लिए यवनप्रिय शब्द का प्रयोग होता था, और संगम काल में जो अरिकामेडु था वो पश्चिमी तट का बंदरगाह था, और जो संगमकालीन शासक थे वो युद्ध प्रेमी थे। ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करना है, कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। विशिष्टिपुत्र पुलमाणी को वेदों का आश्रय कहा जाता है। देखिए ये गलत है, जो वेदों का आश्रय कहा जाता है वो गौतमी पुत्र सतकर्णी को कहा जाता है, गौतमी पुत्र शतकर्णी, ना कि वो वशिष्ठी पुत्र पुलमाणी को कहा जाता है। इस प्रकार से डी वाला जो स्टेटमेंट होगा वो असत्य है। बाकी जो स्टेटमेंट है वो सत्य, उन्हें देख लेते हैं। भड़ौज सातवाहन काल का प्रमुख बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था, और सेकंड है कि समतावाद का प्रथम लक्षण जो है वो सातवाहन काल में ही दिखाई पड़ता है, और सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी, और उनकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है और उसके बाद से सही आंसर बताना है। देखिए जो सोलंकी वंश था उसका जो राजा था वो था मूलराज प्रथम, और कलचुरी वंश का जो शासक था वो कोक्कल था, और चालुक्य जो वेंगी के चालुक्य थे उसका जो राजा था वो विष्णुवर्धन था, और राष्ट्रकूट का जो राजा था वो दंतीदुर्ग था। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो देखिए जहांगीर के काल में जो है वो जो यात्री आया था वो विलियम हॉकिंस था, जो दूध बन करके आया था, तो ये बिल्कुल सही है। अकबर के समय में सर टॉमस रो नहीं आया था, ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो बी ही हो जाएगा। सर टॉमस रो जो है वो भी जहांगीर के समय ही आया था, और जहांगीर के समय ये जो है ये जो इंग्लैंड का राजा था जेम्स प्रथम, तो जेम्स प्रथम का ये राजदूत बन के टॉमस रो आया था, और जहांगीर ने इसको जो है वो खान का उपाधि दिया था। ये भी ध्यान रखिए, खान की उपाधि से इसको सम्मानित किया था। और शाहजहां के समय में ट्रेवेंड्रियर आया था, और औरंगजेब के समय में मनुची आया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का पहचान करना है। इसका सत्य कथन है वो है कि खिलजी वंश के जो शासक थे वो तुर्क थे। ये बिल्कुल इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, ए इसका सही जवाब है। बाकी भी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। खिलजी शासकों ने प्रतिभा के बजाय कुलीनता को अधिक महत्व दिया, ये गलत है। देखिए जो खिलजी शासक थे वो हमेशा प्रतिभा को महत्व दिए थे, ना कि वो कुलीनता को महत्व दिए थे। तो यहाँ पे रिवर्स स्टेटमेंट लिखा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सी है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े पदों पर तुर्कों के एकाधिकार को बनाए रखने के लिए भारतीय मुसलमानों को प्रभावशाली प्रशासनिक पद प्रदान नहीं किए। देखिए यहाँ पे भी गलत लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बड़े बड़े पदों पे जो भारतीय मुसलमान थे उनको स्थान दिया, और वो जो है प्रतिभा को का पहले चयन करता था, बाद में वो कुलीनता को महत्व देता था। तो इस प्रकार ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और डी है कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में हजारों मंगोल इस्लाम धर्म स्वीकार कर दिल्ली के निकट जो मंगोलपुरी है उसमें बस गए थे। देखिए ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो मंगोलपुरी इलाका है वो मंगोलों के लिए ही बना था, जो जहाँ पे हजारों जो मुसलमान थे वो इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो अलाउद्दीन के समय में नहीं होता, बल्कि वो जलालुद्दीन खिलजी के समय में होता है। इस वजह से ये गलत हो जाएगा, अलाउद्दीन नहीं वो जलालुद्दीन के समय में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सल्तनत कालीन भूमिकर के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असंगत है, बताना है। देखिए जो हक के सर्व था ये सिंचाई कर को कहा जाता था, ये बिल्कुल सही मैच है। किस्मत एक होती उपहार कर को कहा जाता था, ये भी मैच है। जकात एक कर जो है वो धार्मिक कर नहीं होता था, ये गलत है। जकात एक कर जो होता था वो संपत्ति कर होता था, और ये जो है जो मुसलमान समुदाय के लोग होते थे उन वही लोग जकात कर को अदा करते थे, और जो जजिया कर होता था ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर होता था। तो ये भी सही मैच है, तो इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है, बताना है कौन सा कथन जो है वो सत्य है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में सदा के लिए जजिया कर को समाप्त कर दिया था। देखिए अकबर ने क्या किया था कि 1564 में जजिया कर लगाया था, ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि अकबर ने जो है वो जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में, तो यहाँ पे गलत लिखा है। और औरंगजेब है वो 1689 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। देखिए जो औरंगजेब है इसने दोबारा जजिया कर को लगाता है, और ये 1689 में लगाता है, इस प्रकार ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। थर्ड है कि फर्रुख सियर ने 1713 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लगाया था। देखिए नहीं, फर्रुख सियर ने क्या किया था, 1713 में जजिया कर को समाप्त किया था, और फर्रुख सियर ने जो है वो पुनः जजिया को लगाता है, परंतु वो 1717 में पुनः जजिया को लगाता है, ना कि वो 1713 में। इस वजह से जो क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित युद्धों के जो कालक्रम के अनुसार उसको व्यवस्थित करना है। देखिए जो सबसे पहले युद्ध हुआ था वो खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में होता है। उसके बाद घाघरा का युद्ध होता है
1529 में होता है। उसके बाद से जो है वो चौसा का युद्ध होता है 1539 में होता है। उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है, ये 1540 में होता है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 3 2 1 होगा। तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है। यहाँ पे असंगत बताना है। यहाँ पे कुछ अनुवादित पुस्तक है, उसका अनुवाद किसने किया है ये बताना है। तो देखिए जो रामायण है, रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया है, बिल्कुल सही मैच है। और भागवत पुराण का जो फारसी में अनुवाद किया है वो टोडरमल ने किया है। और लीलावती का जो फारसी में अनुवाद किया है वो अब्दुल रहीम खाना ने नहीं किया है, बल्कि इसका अनुवाद जो है वो फैजी ने किया है। इस वजह से जो सही जवाब हो जाएगा वो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और जो नल दमयंती का जो फारसी में अनुवाद किया है वो भी फैजी ने किया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए जो जजिया कर की समाप्ति हुई थी, जजिया कर की जो समाप्ति करता है वो होता है अकबर, इसको करता है 1564 में। और इबादत खाना का जो निर्माण करता है वो 1515 में करता है। और मजहर पे जो हस्ताक्षर करता है वो 1589 में करता है। और जो दीने इलाही की स्थापना करता है वो 1582 में करता है। इस प्रकार जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो सही आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार में व्यवस्थित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर का अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था 2 दिसंबर 1919 को। ये 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। और जो रॉलेट एक्ट आया था ये 18 मार्च 1919 को आया था। ये 18 मार्च 1919 को आया था। और जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था ये 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस प्रकार जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सही आंसर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले जो है वो रॉलेट एक्ट आया था, उसके बाद से जो है रॉलेट सत्याग्रह आया था, उसके बाद से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, फिर लास्ट में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इसका सही सुमेलित है। जो लॉर्ड एलनबरो है उन्होंने ही जो है वो सिंध का विलय किया था, इस वजह से सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। और जो अस्थाई बंदोबस्त है वो बेलेस्ली ने नहीं बल्कि उसको कार्नवालिस ने लेकर के आया था। और जो पहला अफगान युद्ध हुआ था वो डलहौजी के समय में नहीं हुआ था बल्कि वो ऑकलैंड के समय में हुआ था। 51 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में बताना है कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है। देखिए जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी वो 1946 में आई थी। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो सही विकल्प नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कैबिनेट मिशन योजना है उसने पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दिया था, बल्कि वो जो पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की अलग मांग हो रहा था उसको उसने जो है वो खारिज कर दिया था। और खारिज क्यों किया था? क्योंकि पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में जो उत्तर पश्चिम में 38% जो है वो गैर मुसलमान थे, तथा जो पूर्व पश्चिम में थे वहाँ पे 48% गैर मुस्लिम जनता निवास कर रही थी। इसी वजह से अलग पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन ने नकार दिया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। देखिए आत्मीय सभा की स्थापना जो है वो राजा राममोहन राय ने किया है। धर्म सभा की स्थापना रामाकांत देव ने किया है। भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया है। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया है। इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। देखिए जो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी थी उसकी सदस्यता प्रदान किया गया था माइकल मधुसूदन दत्त को। सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में बताना है कौन सा जो युग्म है वो सही है। देखते हैं, संस्थान यहाँ पे दिया और संस्थापक दिए हुए हैं। तो जो बनारस का संस्कृत कॉलेज था इसकी जो स्थापना किया था वो विलियम जोन्स ने नहीं किया था, ये गलत मैच है। इसकी स्थापना जो किया था वो जोनाथन डंकन ने किया था। जोनाथन डंकन ने किया था और ये किया था 1971 में, सॉरी 1791 में। और जो कलकत्ता मदरसा था इसकी स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, बिल्कुल सही है। इन्होंने 1781 में जो है कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया था। और जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना जो किया था वो रिचर्ड कोले वेलेस्ली ने किया था, ना कि आर्थर वेलेस्ली ने किया था। इस प्रकार ये भी गलत हो जाएगा, उसको किया था कोले वेलेस्ली ने। इस प्रकार 1 और 3 तो गलत हो गया, जो सही ऑप्शन होगा केवल 2 सही है, इसलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य 1934 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। देखिए जो पूना समझौता हुआ था जो ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य था और 1934 में हुआ था, 34 में हुआ था। तो इसका जो प्रावधान था वो था कि हरिजनों के आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार करना। तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा।
तो जो पूना समझौता था, पूना समझौता में हुआ क्या था कि ये 24 सितंबर 1932 की घटना है, 24 सितंबर 1932 की घटना है। और उस समय होता क्या है कि दलितों की ओर से अंबेडकर ने इसमें हस्ताक्षर किया था और इस समझौते में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन को समाप्त कर दिया गया था तथा जो राज्य केंद्रीय विधानमंडल थे वहां पे आरक्षित सीटों की संख्या दलितों के लिए बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में प्रस्तुत करना है। देखिए, जो लखनऊ समझौता हुआ था ये हुआ था 1916 में, और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये हुआ था 5 मार्च 1931 में। पूना समझौता जो हुआ था ये 24 सितंबर 1931 में इसको फाइनल रूप दिया गया था। और जो सविनय अवज्ञा वापसी आंदोलन की अंतिम रूप से जो तिथि थी वो थी 7 अप्रैल 1934। तो इसको क्रम में लगाएंगे तो इसका जो सही जवाब होगा, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने निम्नलिखित में से किसे होम रूल लीग का सचिव बनाया था। देखिए, जो होम रूल लीग को प्रारंभ किया था सबसे पहले वो किया था बाल गंगाधर तिलक ने, और बाल गंगाधर तिलक ने इसको प्रारंभ किया था 28 अप्रैल 1916 में। और वो बेलगांव में जाकर के वो होम रूल की स्थापना करते हैं। और इसका जो प्रभाव होता है बाल गंगाधर तिलक वाले का, वो कर्नाटक, महाराष्ट्र में बंबई को छोड़ करके फिर मध्य प्रांत, बरार तक फैला हुआ था। परंतु उसके बाद से क्या होता है कि सितंबर 1916 में, अप्रैल 1916 में तो तिलक ने स्थापना किया, परंतु सितंबर 1916 में एनी बेसेंट जो है उन्होंने मद्रास, जिसको अडयार कहा जाता था, वहां पे होम रूल लीग की उन्होंने स्थापना किया और जो सचिव नियुक्त किया वो जॉर्ज अरुणडेल को नियुक्त किया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। देखिए, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो 1942 में, तो इसमें होता क्या है कि ऑप्शन देख लेते हैं कि यह एक अहिंसक आंदोलन था, बिल्कुल सही है। इसका जो नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था ये भी सही है। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ये भी बिल्कुल सही है। और डी कह रहा है कि श्रमिक वर्ग इस आंदोलन से अधिक आकर्षित नहीं हुए थे। देखिए, श्रमिक वर्ग इस आंदोलन से आकर्षित हुए थे, यहाँ पे कह रहा नहीं हुए थे, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वो कहाँ ठहरे थे। देखिए, गांधी जी जो है वो सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था और 1931 में, उसमें भाग लेने के लिए पहुंचे थे। जो गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 का, उसी समझौते के बाद से जो गांधी जी हैं वो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में वो लंदन जाते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और गांधी जी जो हैं वो SS राजपुताना नामक जलपोत से जाते हैं और वहाँ जो ठहरते हैं वो किंग्सले हॉल होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, किंग्सले हॉल में गांधी जी ठहरे थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन जिसने 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल था। देखिए, जो कैबिनेट मिशन बना था 1946 में, इसके 3 सदस्य थे। सबसे पहले तो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। इसके अलावा जो थे वो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और जो थर्ड थे वो AB अलेक्जेंडर थे। तो 3 सदस्य थे। तो जो ऑप्शन में दिया है सर पैथिक लॉरेंस दिया है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा जो आंसर है वो सही है। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। देखिए, बिल्कुल गलत है। जो आर्य समाज की स्थापना है वो 1875 में हुई थी। तो पहला तो गलत हो गया। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज को उस आग्रह का विरोध किया था जो अपने उस समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप प्रमाण मानने को लेकर था। देखिए, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है। थर्ड जो है वो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और फोर्थ है कि विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किया था, ये बिल्कुल सही है। तो जो सही स्टेटमेंट हो जाएगा 3 और 4 सही है, तो इसका जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, राजा राममोहन राय के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बताना है। पहला है कि ईसाई धर्म के ऊपर उनकी पुस्तक में यीशु की नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षाओं के साथ साथ चमत्कारी घटनाओं का वर्णन है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है कि उन्होंने ईसाई आक्रमणों से हिंदू धर्म तथा इसके वेदांत दर्शन की रक्षा नहीं की, देखिए बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। और थर्ड है कि ब्रह्म समाज की बैठकों में उन्होंने सभी गैर ब्राह्मणों को वेद पढ़ने की अनुमति दिया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उन्हें 9 दिन का प्रातः का तारा के रूप में भी जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो जो गलत है वो केवल ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है, तो आंसर जो हो जाएगा वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में किस राज्य सरकार NCR के तर्ज पर
राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? देखिए जैसे एनसीआर दिल्ली एनसीआर कहते हैं, उसी के तर्ज पे जो राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का जो निर्णय लिया गया है वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? देखिए जो भारत सरकार का जो आगामी लक्ष्य है उसमें कालाजार की समाप्ति 2023 के लिए बात किया गया है, स्वच्छ जल आपूर्ति की बात किया गया है कि 2024 तक हो जाएगा। उर्वरक क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर की बात किया गया है वो 2024 नहीं बल्कि वो 2025 की बात किया गया है। और टीबी मुक्त जो है भारत वो 2025 तक हो जाएगा। तो इस प्रकार जो गलत स्टेटमेंट है वो सी है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। संयुक्त सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे कुछ संयुक्त सैन्य अभ्यास दिए हैं, बताना है कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। देखिए जो नोमैडिक एलिफेंट 2023 का संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारत और मंगोलिया के बीच है, बिल्कुल सही है। कोप इंडिया जो 2023 का एक्सरसाइज है वो भारत और श्रीलंका के मध्य नहीं है बल्कि वो भारत और यूएसए के मध्य है। इस प्रकार जो है ये गलत हो जाएगा, ये इसमें वायुसेना का ये अभ्यास है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी ही हो जाएगा। बाकी देख लीजिए जो सुरक्षा बॉन्ड 2023 है ये चीन, रूस और ईरान के बीच का है, और कॉन्कर्ड एक्सरसाइज जो 2023 का है वो भारत और यूके के बीच का है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन। 9 गठित जांच समितियों को सुमेलित करना है और बताना है कौन सा आंसर जो है वो सही है। देखिए मणिपुर में हिंसा की जांच, देखिए मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए जो कमेटी बनी है वो उसके अध्यक्ष हैं सुधीर कुमार सक्सेना, तो इसको एक से ही मैच करेंगे। प्रधानमंत्री की जो पंजाब में सुरक्षा में चूक हुई थी उसकी जांच के लिए जो कमेटी बनी है वो अजय लांबा के नेतृत्व में बनी है। और लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई थी इसके लिए जो कमेटी बनी है वो प्रदीप श्रीवास्तव के नेतृत्व में बनी है। और असम में जो कुआं में विस्फोट हुआ था इसके लिए SCL जो दास हैं उनके नेतृत्व में कमेटी बनी है। तो देखिए यहाँ पे जो सही मैच होगा वो 1 होगा, फिर 3 होगा, उसके बाद से 4 होगा, फिर 2 होगा, और ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है इसलिए आप इसको देख लीजिएगा, इसका सही मैच यहाँ पे मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जो है जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? देखिए जो सैन्य गैरिसन का नाम बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है वो रखा गया है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को बताना है कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कुछ पुस्तक दी हैं और उनके जो है लेखक हैं, तो विनिंग द इनर बैटल इसका जो पुस्तक के लेखक हैं वो सेन वॉटसन है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। टॉम ऑफ सैंड इसके जो लेखक है वो प्रीति शेनाथ नहीं है, ये गलत सुमेलित है, बल्कि जो टॉम ऑफ सैंड पुस्तक है ये 2022 की अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से ये सम्मानित होने वाली पुस्तक है। और इसको जो है इसका जो लेखक है वो गीतांजलि श्री है, ये ध्यान रखिएगा, वो गीतांजलि श्री है। और इसका जो हिंदी में अनुवाद किया गया है टॉम ऑफ सैंड का, वो हिंदी में जो अनुवाद किया है वो डेजी रॉकवेल ने किया है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको रेत की समाधि के रूप में हिंदी के नाम से है और इसका जो अनुवाद किया है वो डेजी रॉकवेल ने किया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के सफल लैंडिंग की जिम्मेदारी किस महिला वैज्ञानिक को दी गई है? देखिए जो महिला वैज्ञानिक है जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो है रितु करिधाल, सही जवाब इसका ए हो जाएगा, रितु करिधाल। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है, कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे बताना है। देखिए जो लोकसभा महासचिव है वो उत्पल कुमार सिंह है, बिल्कुल सही है। महान्यायवादी जो है वो आर वेंकट रमणी है, ये भी सही है। और मुख्य चुनाव जो आयुक्त हैं वो अनूप चंद पांडे नहीं है, ये गलत सुमेलित है, बल्कि वो राजीव कुमार हैं। इस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार है और ये 25वें नंबर के हैं। और जो महालेखा नियंत्रक हैं वो SS दुबे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? देखिए जो मेरी माटी मेरा देश अभियान है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से एक गठबंधन बनाया? देखिए जो विपक्षी दल है वो सभी लोग मिलकर के गठबंधन स्थापित किए हैं और उसका नाम रखे हैं इंडिया, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ए, इंडिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। हाल ही में किस देश ने मीडिया पर समलैंगिकता शब्द पर इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? जो समलैंगिकता है जिसको होमोसेक्सुअलिटी कहा जाता है, इसके इस्तेमाल पर, इस वर्ड के इस्तेमाल पर जो प्रतिबंध लगाया है वो लगाया है इराक की सरकार ने, इसका सही जवाब बी हो जाएगा, इराक की सरकार ने लगाया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। किस देश ने भारतीय एथलीटों के लिए स्टेपल्स वीजा का उपयोग किया है? देखिए जो चाइना है, चाइना जो है वो जो अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी थे उनके लिए जो है वो उनके 3 खिलाड़ियों के लिए उसने स्टेपल्स वीजा या नत्थी वीजा जो कहते हैं इसको जारी किया था और इसके लिए जो है भारत सरकार ने ऐतराज जताया था और खिलाड़ियों को जाने से रोक दिया था, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, चाइना ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से ग्रैंड स्लैम टेनिस 2022-23 एकल पुरुष विजेता के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया है, यहाँ पे होना चाहिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, क्वेश्चन ये होना चाहिए
तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसको नोवाक जोकोविक ने जीता है, सही है। फ्रेंच ओपन जो है वो नोवाक जोकोविक ने जीता है, ये भी सही है। और विंबलडन ओपन जो है वो कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ये भी सही है। और अमेरिकी ओपन जो है वो सी रुडो ने नहीं जीता है, इसलिए इसका सही जवाब तो डी हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जो अमेरिकी ओपन है उसको सी रुडो ने नहीं जीता है, बल्कि उसको सी अल्कराज गार्फिया, ये स्पेन के रहने वाले हैं, इन्होंने जो है इसको जीता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। हाल ही में किस देश के छात्रों ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जोंगला ब्रेल का निर्माण किया है? देखिए जो जोंगला ब्रेल का निर्माण किया है वो किया है भूटान के लोगों ने, सही जवाब इसका बी ए हो जाएगा, भूटान के लोगों ने। भूटान देश के जो छात्र हैं उसने दृष्टिबाधित लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जोंगला ब्रेल का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या था? देखिए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की बैठक थी उसका जो थीम था वो था कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 कि 10वीं भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? देखिए ये आयोजन इसका हुआ है न्यूयॉर्क शहर में, इसका सही जवाब डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। यूएई ने चंद्रमा मिशन पर एक साथ काम करने के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? देखिए जो यूएई है वो चीन के साथ मिल करके चंद्रमा मिशन है उस पर साथ में काम करने के लिए समझौता हस्ताक्षर किया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, चीन के साथ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। जोआओ लोरेको ने दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो देखो जोआओ लोरेको है, ये जो राष्ट्रपति बने हैं ये अंगोला के राष्ट्रपति बने, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, अंगोला। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए दक्षेस जिसको सार कहते हैं उसके जो महासचिव हैं वो इसाला रुवन वीराकुन है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और राष्ट्रमंडल के जो महासचिव हैं वो पिट्रिसिया स्कॉटलैंड है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। थर्ड जो है नाटो के महासचिव जो है वो लीम जाक होई, ये गलत है। जो नाटो के सदस्य हैं वो जेम्स स्टोल, देखिए जो नाटो के महासचिव हैं वो लीम जाक होई नहीं है, बल्कि वो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं जो नॉर्वे के रहने वाले हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। और जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरस हैं, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत है, ये बताना है, असत्य कथन। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, सी इसका सही जवाब है। जो कोप 28 का आयोजन किया गया है वो चीन में नहीं किया गया है, बल्कि इसका आयोजन जो हुआ वो यूएई में किया गया है, यूएई के दुबई में किया गया है, इस वजह से जो है सी वाला गलत है। और बाकी जो है 33वां नाटो का सम्मेलन जो है लिथुआनिया में हुआ, 15वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ वो भारत में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया 7 निश्चय 2 के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 83 नंबर का वो हो जाएगा डी, अवसर बढ़े आगे बढ़े, ये जो है वो युवाओं को बल के रूप में शामिल नहीं है। बाकी जो बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना है इसको शामिल किया गया है, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को भी शामिल किया गया है, कुशल युवा कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है। जो 7 निश्चय 2 के तहत जो युवाओं के लिए आर्थिक हल प्रदान किया गया है उसमें जो है वो अवसर बढ़े आगे बढ़े को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो मिशन परिवर्तन है वो अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली और चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर बनाना है, बिल्कुल सही सुमेलित है। हर घर गंगा जल जो योजना है ये गंगा जल आपूर्ति 1951 तक कुल जनसंख्या का टारगेट किया गया है, इसमें ये भी बिल्कुल सही है। और जो निपुण बिहार योजना है इसके तहत जो है वो टीबी मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाना नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। बल्कि जो निपुण बिहार योजना है इसके तहत जो है वो बच्चों को पढ़ने लिखने अक्षर पहचानने उनका अर्थ बताने जोड़ घटाव करना उनके आयु सापेक्ष अन्य जो संख्यात्मक क्रियाकलाप हैं उसमें उनको सॉल्व करने के लिए उनको दक्ष बनाने के लिए इसको प्रारंभ किया गया है, ना कि वो टीबी मरीजों के लिए। तो इस प्रकार इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में कौन बिहार के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो देखिए वंडर ऐप जो है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है। फिलो पोर्टल जल संसाधन विभाग के द्वारा नहीं जारी किया गया, गलत है, बल्कि उसको शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, इस वजह से सही जवाब इसका बी हो जाएगा। बाकी जो सुविधा ऐप है वो ऊर्जा विभाग के द्वारा और इंद्र वज्र ऐप जो है वो आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 86। वर्तमान में बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, असत्य कथन की पहचान करनी है, असत्य कथन का हमें पहचान करना है। देखिए जो 86 नंबर क्वेश्चन है
तो अभी जो राज्यपाल हैं बिहार के वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अश्वमेधा देवी हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और मानवाधिकार न्याय आयोग का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो चंद्रसेन प्रसाद सिन्हा है, ये भी बिल्कुल सही है। और पटना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो संजय करोल नहीं है, ये गलत है सुमेलित। बल्कि जो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो विनोद चंद्रन है, तो इस प्रकार से इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन है, परिवहन विभाग द्वारा जारी हालिया आंकड़े अगस्त 2023 के अनुसार ई चालान से राजस्व अर्जित करने के मामले में बिहार कौन से स्थान पर पहुंच गया है। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बिहार जो है वो 5वें स्थान पे पहुंच चुका है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में कितने विभागों की झांकियां जो है निकाली जाएंगी। देखिए जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो 77वां स्वतंत्रता दिवस है उसके अवसर पर जो पटना मैदान है, सॉरी गांधी मैदान है जो पटना में, वहां पे जो झांकियां टोटल निकाली जाएंगी वो 12 झांकियां निकाली जाएंगी 12 विभागों की, तो इसका सही जवाब इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत क्रांति तीर्थ कार्यक्रम के आयोजन बिहार में कहाँ पे किया जाएगा। देखिए जो क्रांति तीर्थ कार्यक्रम का आयोजन है वो बिहार में चंद्रगुप्त जो पर्वत संस्थान है पटना में, वहां पे किया जाएगा, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। और ये जो पटना है वहां पे ये 40 दिनों तक जो है ये चलने वाला कार्यक्रम होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में हालिया आयोजित महोत्सव में कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए जो सूफी महोत्सव है इसका जो है वो मनेसर शरीफ में आयोजन किया गया है, बाजरा महोत्सव का आयोजन भोजपुर में किया गया है, थावे फेस्टिवल का जो है आयोजन वो गया में नहीं किया गया है बल्कि वो पटना में किया गया है, इस प्रकार इसका सही जवाब तो सी हो जाएगा। और पक्षी महोत्सव कलरव जो है उसका आयोजन जमुई जिले में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को किस देश ने अपनाया है। देखिए जो बिहार सरकार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना है इसको अपनाने वाला जो है वो जाम्बिया देश है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। देखिए बिहार का जो पहला कचरा मुक्त शहर है वो है सुपौल, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, सुपौल जिला है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, पद्मश्री 2023 में बिहार को सम्मानित जो व्यक्ति हैं उसमें से कौन जो है वो सही सुमेलित है। देखिए जो पद्मश्री 2023 का उसमें बिहार के 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। पहले तो वो श्री आनंद कुमार हैं जो साहित्य एवं शिक्षा से जुड़े हैं, बिल्कुल सही सुमेलित है। सुश्री सुभद्रा देवी हैं, ये कलाकार हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ये मधुबनी पेंटिंग बनाती हैं। और थर्ड जो है वो श्री कपिल देव प्रसाद जो है वो भी कला से संबंधित है। तीनों ही सही सुमेलित, इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी जो है वो सुमेलित हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बरनाक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी किसकी मिलती है। देखिए इसमें जो जानकारी मिलती है वो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में मिलती है, इसका सही जवाब डी हो जाएगा, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है जिसके शासक थे देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम इसमें मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, अंग महाजनपद के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो असत्य है अंग महाजनपद के बारे में। देखिए इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन में वो है डी जो है वो गलत सुमेलित है। डी कह रहा है कि मगध के शासक बृहद्रथ ने अंग को पूरी तरह मगध में मिला लिया था। देखिए ये जो मगध का शासक था बृहद्रथ उसने नहीं मिलाया था बल्कि जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु ने जो है वो मगध को अंग को पूरी तरीके से मगध ने मिलाया था, इस प्रकार जो गलत है वो डी है। अन्य जो है वो सही है, प्राचीन अंग मगध के पूर्व और राजमहल के पहाड़ियों के बीच स्थित था और अंग का जो सर्वश्रेष्ठ उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में हुआ है। महाभारत और मत्स्य पुराण के अनुसार अंग राज्य का संस्थापक अंग नामक एक राजकुमार था, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया है। देखिए शेरशाह के द्वारा जो कार्य नहीं किया गया है उसका सही जवाब हो जाएगा सी, इबादत खाना का निर्माण करना, सही जवाब हो जाएगा सी। इबादत खाना का निर्माण किसने किया था, तो इबादत खाना का निर्माण जो है वो अकबर ने किया था, ये ध्यान रखिएगा 1575 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 1857 में कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दिया था। देखिए जो रीवा का राजा था वो अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान था, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दिया था। लेकिन रीवा के जो दूसरे लोग थे उनके सहयोग से वीर कुंवर सिंह जो थे वो वहां पहुंच जाते हैं और इसके पश्चात वहां का जो राजा है वो डरकर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर चला जाता है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, रीवा का राजा। नेक्स्ट हम देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह के जत्थे किसके नेतृत्व में चला। देखिए बिहार के सारण में जो नमक सत्याग्रह का जत्था चलाया गया था वो नेतृत्व उसका किया था श्री गिरीश तिवारी, सी चंद्रिका सिंह और श्री भरत सिंह ने, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। और ये जगह जो चलाया गया था
वो बरेजा, गोरिया कोठी और हाजीपुर में 7 और 8 अप्रैल को नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, खनिज और उनके जिले के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित है, ये हमें बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो ए हो जाएगा। चूना पत्थर जो है वो कैमूर और रोहतास जिले में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, कैमूर और रोहतास में चूना पत्थर पाया जाता है। अभ्रक जो पाया जाता है वो भागलपुर में नहीं पाया जाता है। अभ्रक जो पाया जाता है वो जमुई में पाया जाता है, बांका में पाया जाता है और मुंगेर में पाया जाता है, भागलपुर में नहीं पाया जाता है। क्वार्टजाइट जो है ये पाया जाता है मुंगेर जिले में, ना कि मधुबनी जिले में, ये मुंगेर जिले में पाया जाता है। और सीसा और जस्ता जो पाया जाता है वो गया में नहीं पाया जाता है, बल्कि वो भागलपुर में पाया जाता है। तो इस प्रकार जो केवल सही सुमेलित है वो चूना पत्थर कैमूर जिले में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से बिहार के संदर्भ में कौन सा जीआई टैग जो प्राप्त उत्पाद है वो नहीं है। तो कौन सा जो जीआई टैग है वो बिहार के राज्य का नहीं है, ये बताना है। तो देखिए बिहार में जो है मिथिला का मखाना है, जर्दालू आम है, मगही का पान है, लेकिन गया का तिलकुट, इसको जीआई टैग नहीं दिया गया, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, बिहार के इन मुख्यमंत्रियों का सही क्रम क्या है। देखिए जो बिहार के मुख्यमंत्रियों का सही क्रम है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। सबसे पहले भगवत झा आजाद थे, फिर सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे, फिर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र थे, फिर लालू प्रसाद यादव, फिर राबड़ी देवी, उसके बाद से नीतीश कुमार। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा लड़कियों के शिक्षा में सुधार के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। देखिए बिहार सरकार ने जो लड़कियों की शिक्षा में सुधार करने के लिए योजना प्रारंभ की है वो योजना मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना भी है, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना है और मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना है, तीनों ही, जिससे सही जवाब इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन, बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। देखिए जो ग्राम पंचायत का गठन है वो प्रत्येक 7,000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा, बिल्कुल सही है। प्रत्येक 500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है, ये भी बिल्कुल सही है। और सी है, ग्राम पंचायतों का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है वो मुखिया होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन कि बिहार राज्य में सड़कों की लंबाई 2019-20 के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन जो है वो असत्य है। देखिए इसमें जो असत्य कथन है वो हो जाएगा सी, इसका सही जवाब। मुख्य जिला मार्ग की जो लंबाई है वो इतना किलोमीटर नहीं है, इससे इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से 3 सबसे समृद्ध जिले कौन है। देखिए जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रम में जो सबसे 3 प्रमुख जिले हैं वो सबसे पहले नंबर पे तो पटना है, फिर बेगूसराय है, फिर मुंगेर है, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, पटना, बेगूसराय, उसके बाद से मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, बिहार के कृषि रोड मैप के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, असत्य कथन की पहचान करना है। देखिए जो बिहार कृषि रोड मैप है इसके तहत जो है वो 4 कृषि रोड मैप जारी किए गए हैं। तो जो पहला है वो बीज उत्पादन के साथ किसानों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देता है। दूसरा कह रहा है तकनीकी पर जोर। देखिए ये तकनीकी पर जोर नहीं देता, ये गलत स्टेटमेंट है, बल्कि ये किसानों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देता है, इसलिए इसका सही जवाब तो बी हो जाएगा। और जो तीसरा कृषि रोड मैप के संबंध में है कि ऑर्गेनिक खाद, कृषि, बिजली, मत्स्य और दुग्ध उत्पादन पर जोर है। और चौथा जो है मोटे अनाज दलहन के उत्पादन पर जो है वो जोर है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। 107 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। आर्थिक वृद्धि जो है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है, गलत स्टेटमेंट है। जो आर्थिक वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, ध्यान रखिएगा। और बाकी सब सही है। जो आर्थिक वृद्धि होती है वो एक विमी है। आर्थिक वृद्धि राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को दर्शाती है और यह विकसित देशों की समस्याओं का समाधान भी प्रदान करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, सामान्यतः मुद्रास्फीति होती है जब। देखिए मुद्रास्फीति जब होती है कि जब समय के साथ साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होने लगती है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, जीएसटी के मामले में राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे की गणना के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष स्वीकार किया गया है। देखिए जीएसटी के लिए जो मुआवजा दिया जाएगा उसके लिए जो आधार वर्ष बनाया गया है वो 2014-15 को बनाया गया है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। 110 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है, गलत कथन बताना है। देखिए इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बी, कि इसमें जो कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है पीयूष गोयल के नेतृत्व में तैयार किया गया। देखिए गलत है। जो इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसके जो सलाहकार थे वो पीयूष गोयल नहीं थे, बल्कि वो वी अनंत नागेश्वरन थे, उनके नेतृत्व में इसको तैयार किया गया था। बाकी जो है वो सही है कि 31 जनवरी 2023 को वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण उनके द्वारा इसको पेश किया गया था
और जो सर्वेक्षण की थीम थी वो मध्यावधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय थी और राजकोषीय जो घाटा है वो 6.4 रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। 111 नंबर क्वेश्चन है, भारत का विदेशी व्यापार के प्रमुख भागीदार जिसके साथ भारत सर्वाधिक निर्यात करता है उनका सही क्रम क्या है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। सही क्रम क्या है सबसे ज्यादा जो भारत निर्यात करता है, अमेरिका को, यूएई को, नीदरलैंड को, फिर चाइना को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। 112 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न संस्थानों द्वारा भारत का जीडीपी वृद्धि दर के संदर्भ में दिए गए कौन से अनुमान जो है वो सत्य है बताना है। तो जो अनुमान लोगों ने जीडीपी के बारे में दिया है इसमें जो सत्य कथन है वो है बी इसका सही है। केवल 1 और 2 जो है वो सही है, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। एनएसओ ने 7.2% वृद्धि दर बताया है और आईएमएफ ने 5.9 बताया है। अंकटाट ने जो बताया है ये ध्यान रखिएगा, अंकटाट ने जो वृद्धि दर बताया है वो 4.7 बताया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न घाटे का अनुमान के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला जो है वो असत्य कथन है। जो प्रभावी राजस्व घाटा है वो 2.8 नहीं है बल्कि वो 1.7 है। अन्य जो है वो सही है, राजकोषीय घाटा 5.9 है, राजस्व घाटा 2.9 है और चालू खाते का घाटा 2.1% है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन, विदेशी व्यापार नीति 2023 के स्तंभों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। असत्य कथन की पहचान करना है। तो पहला है कि इसमें प्रोत्साहन से छूट की ओर बढ़ाना है और गठबंधनों के माध्यम से निर्यात संवर्धन किया जाएगा और व्यवसाय करने की सुगमता प्रदान की जाएगी। और डी वाला जो है अविकसित क्षेत्र निर्यात हबों के रूप में कॉमर्स, तो ये गलत है। इसका सही जवाब इसका डी हो जाएगा। देखिए जो विदेश व्यापार नीति 2023 बनाया गया है उसके लिए 4 स्तंभ बनाए गए हैं, वो 4 स्तंभों पर आधारित है जिसमें प्रोत्साहन से छूट की ओर है और ये जो गठबंधन निर्यातकों की बात किया गया है और थर्ड जो है कि व्यवसाय करने की सुगमता प्रदान की जाएगी। जो फोर्थ है वो है कि कारोबार लागत में कमी तथा ई कॉमर्स और उभरते क्षेत्र निर्यात के रूप में कॉमर्स विकासशील जिले तथा जो इसको मेट नीति है उसको विवेकपूर्ण बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनियों के बारे में असत्य कथन है। सत्य कथन की पहचान करनी है। तो महारत्न कंपनियों की संख्या जो है 12 है। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी सितंबर 2022 में हुआ क्या है कि ग्रामीण जो विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है उसको महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। जो पहले 11 कंपनियां थी महारत्न कंपनियां, अब वो बढ़कर के 12 हो गई हैं। सेकंड कह रहा है नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 है। देखिए जो नवरत्न कंपनियों की संख्या है वो 13 थी, पहले 14 नहीं थी और अब 13 से भी घट के 12 हो गई हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या कह रहा है 74 है, तो 74 नहीं है, मिनी रत्न कंपनियों की संख्या 73 है। तो सेकंड और थर्ड जो है गलत है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित है ये बताना है। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो देख लेते हैं। मांग वक्र जो है वो विभिन्न वस्तुएं बिल्कुल सही सुमेलित। तटस्थ वक्र जो है प्रतिस्थापन की ओर घटती सीमांत दर को दिखाता है। फिलिप्स वक्र जो है वो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों के बीच का संबंध दिखाता है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो सभी हैं वो सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। देखिए जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है इसको जो जारी किया है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी किया है। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए ये इसको जो कहा जाता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है जो कि साल में 2 बार जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको एक वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है और इसमें जो भी वैश्विक वित्तीय बाजार है उनकी स्थिरता और उनके उभरते बाजारों के जो वित्त पोषण का आकलन किया जाता है इसी रिपोर्ट के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, भारत के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है, गलत कथन बताना है। देखिए जो भारत का जीएसटी है वो कनाडा पर आधारित है, बिल्कुल सही है। और भारत में जो जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था, ये बिल्कुल सही है। थर्ड कह रहा है कि जीएसटी परिषद का जो मुख्यालय मुंबई में, देखिए गलत है। इसका जो जीएसटी परिषद का मुख्यालय है वो मुंबई में नहीं बल्कि वो दिल्ली में है। इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा। और जीएसटी की चोरी करने वाले को 5 साल की सजा होती है। नेक्स्ट है 119 नंबर क्वेश्चन, उद्योग 4.0 में विभिन्न प्रकार की नवीनतम प्रौद्योगिकियों को प्रयुक्त किया जा रहा है, इसमें शामिल कौन कौन सी हैं। देखिए इसमें जो शामिल किया जा रहा है वो कृत्रिम मेधा तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स को किया जा रहा है। 5G दूरसंचार सेवा एवं नैनो टेक्नोलॉजी को शामिल किया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी को शामिल किया जा रहा है। रोबोटिक्स एवं क्वांटम कंप्यूटिंग को शामिल किया जा रहा है। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, जो सभी हैं उनको शामिल किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है। देखिए हमारा जो संघ है वो हमने तो कनाडा से ही लिया है और हमने कनाडा से क्या क्या चीजें लिया है और क्या नहीं लिया है तो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था हमने कनाडा से लिया है। केंद्र द्वारा जो राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति होती है भी हमने कनाडा के से लिया है। और थर्ड है कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय, देखिए जो उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय है ये भी हमने कनाडा से लिया है।
और फोर्थ है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। देखिए जो राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन है ये हमने कनाडा से नहीं लिया है बल्कि ये आयरलैंड से लिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है ये बताना है हमें। तो पहला तो है लिखित और विस्तृत संविधान, द्विस्तरीय सरकार। देखिए द्विस्तरीय सरकार इसकी विशेषता नहीं है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। बाकी एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। देखिए जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है उसमें जो अधिकार शामिल है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसके लिए आर्टिकल 32 है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसके लिए आर्टिकल 23 और 24 है। धर्म की जो स्वतंत्रता की बात करता है वो 25 से लेकर के 28 तक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिखित प्रावधानों में से कौन 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। देखिए जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था वो लागू किया गया था नागरिकता के संबंधित प्रावधान और चुनाव से संबंधित प्रावधान और अस्थायी संसद से संबंधित प्रावधान, ये तीनों जो प्रावधान है वो 1949 से ही लागू हो गए थे। परंतु जो मौलिक अधिकार है इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 1, 2, 3 जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं 124 नंबर क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है, मौलिक कर्तव्य के बारे में बताना है। तो ये संविधान का भाग है, बिल्कुल सही है। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर संविधान में सम्मिलित किया था, ये भी बिल्कुल सही है। और ये भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये रिट अधिकार से लागू किए जाने योग्य, देखिए गलत है, रिट अधिकार से जो है वो मूल अधिकार को शामिल किया जाता है ना कि मौलिक कर्तव्य को। तो 4 नंबर तो गलत हो गया, जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है वो सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन, लिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो पहला है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है कि राज्यसभा धन विधेयक में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है कि राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती, ये भी बिल्कुल सही। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में ही पेश किया जाता है, लोकसभा के द्वारा ही पारित किया जाता है, इसको जो पेश करती है वो विपक्ष के द्वारा पेश किया जाता है। डी कह रहा है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो निश्चित होता है 6 वर्ष के लिए, देखिए ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो ऐसी सभा है कि ये नियमित सभा है, इसका कभी विघटन नहीं होता है, बल्कि जो इसके सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, ना कि सभा का। तो इसलिए जो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन, कि लोकसभा में गणपूर्ति जिसको कोरम कहा जाता है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए जो कोरम होता है वो स्पीकर सहित कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है, इसलिए इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन, उच्च पदाधिकारियों के वेतन के लिए कौन सा गलत स्टेटमेंट है ये बताना है। देखिए राष्ट्रपति को 5 लाख वेतन दिया जाता है, उपराष्ट्रपति को 4 लाख दिया जाता है, जो राज्यपाल होता है उसको 3.5 लाख रुपए दिया जाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है उनको 2.5 लाख नहीं दिया जाता, उनको 2.8 लाख दिया जाता है, 2,80,000। इसका जो गलत है वो डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट हम देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए अनुच्छेद 21 जो है धर्म का अधिकार देता है, देखिए बिल्कुल गलत है, ये सही सुमेलित है, इसका सही जवाब ए ही हो जाएगा। अनुच्छेद 21 जो है वो घोषणा करता है कि किसी व्यक्ति का उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसको जो है वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। बाकी जो है वो सही है। अनुच्छेद 19 जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है, और अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 129 नंबर क्वेश्चन, अनुसूचियों के बारे में कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, ये बताना है कौन सी सूची जो है सुमेलित नहीं है। देखिए जो सूची 4 है उसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन दिया हुआ है, जो सूची 8 है उसमें भारतीय भाषाएं दी गई हैं, और जो अनुसूची 10 है उसमें दल बदल कानून के बारे में बात किया गया, जो अनुसूची 11 उसमें नगर पालिका के बारे में बात नहीं किया गया है, नगर पालिका के बारे में बात किया गया है अनुसूची 12 में। 10 में जो है वो पंचायतों के बारे में 11 में जो है वो पंचायतों के बारे में बात किया गया है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए जो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 66 के तहत दिया गया है, और इसमें कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा वो निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, उसके सदस्य जो होंगे वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो हैं वो उसमें शामिल होंगे, और वो एकल हस्तांतरणीय मत के अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार उनका चुनाव किया जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 130 का वो हो जाएगा ए, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है। देखिए 3 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं और वे क्रमशः 0.25, 0.1 और 0.125 सेकंड के बाद बजती, तो कितने समय बाद वे तीनों एक साथ बजेंगी। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 0.5 सेकंड के बाद एक से साथ बजेंगी, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन, 425 रुपए को 4 पुरुषों 5 महिलाओं 6 बच्चों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि एक पुरुष एक महिला एक बच्चा का हिस्सा 9
8:4 के अनुपात में हो तो महिलाओं का हिस्सा बताइए। देखिए जो महिलाओं का हिस्सा होगा, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी 34 रुपए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन। पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात जो है 4:1 है एवं उनके उम्र का गुणनफल जो है वो 196 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 11:4। सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 नंबर है। कोई व्यक्ति 10 रुपए में 11 संतरा खरीद कर 11 रुपए में 10 संतरे बेचता है, उसे कितने % का लाभ या हानि होगा। तो देखिए इसमें जो है उसको 21% की लाभ या हानि होगी। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। यहाँ पे एक समीकरण ये दिया हुआ है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो डी आ जाएगा 17,966। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन। 136 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है 5 मित्र भूमिका, ऋषि, श्वेता, विभा और अरुणिमा पूर्व की ओर सम्मुख एक पंक्ति में बैठे हैं। भूमिका विभा और श्वेता के बीच बैठी है, राशि श्वेता के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी। दक्षिणी छोर पर कौन बैठा है। देखिए सबसे दक्षिणी छोर पर बैठा है वो विभा बैठी। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में एविडेंस को इसको जो लिखा है एविडेंस, इसको इस प्रकार लिख दिया जाता है और इसको जो है इस तरीके से लिख दिया जाता है, तो उसी भाषा में इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन। जी ई की बहन है, जी ई की माँ, सी ई की माँ है, एफ का विवाह ए से हुआ है, डी एफ का पुत्र है, सी का भाई है। यदि बी डी का साला या बहनोई हो तो जी का बी से कैसा संबंध है। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पुत्री का संबंध है। 139 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लुप्त पद को बताना है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा 900। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2009 की तरह होगा। तो 2015 का जो कैलेंडर है वो 2009 की तरह होगा। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताना है, बढ़ता हुआ क्रम हमें बताना है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी। सबसे ऑप्शन जो दिए अनुसार सबसे कम सीमा नेपाल से लग रही है, फिर पाकिस्तान से लग रही है, फिर चीन से लग रही है, फिर बांग्लादेश से लग रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142 नंबर क्वेश्चन है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे पूर्वी राज्य है और गुजरात जो है सबसे पश्चिमी राज्य। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कुछ परियोजनाएं दी हुई हैं और यहाँ पे नदियां दी हुई हैं। देखिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा 143 का वो हो जाएगा सी। बेतिया जल विद्युत परियोजना जो है वो महानंदा नदी पे नहीं, इसके लिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 144 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और गलत युग्म का चयन करना है। राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये गलत है, बल्कि जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में है। तो गलत युग्म तो ए हो गया। इसका सही जवाब ए हो गया। बांधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में, दुधवा जो है उत्तर प्रदेश में और इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट हम देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कौन से कथन जो है वो सही है, उस पर विचार करना है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। केवल 2 जो है वो सही कथन है कि महासागरों में भूपर्पटी की औसत मोटाई जो है वो 5 किलोमीटर होती है। बाकी जो स्टेटमेंट है गलत है। देख लेते हैं। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के लंबवत होती है। तरंगों की दिशा के लंबवत नहीं होती है, ये समानांतर होती है। और यस तरंगे ठोस, तरल, गैस तीनों प्रकार के माध्यमों से गुजर सकती है। देखिए गलत है। जो एस तरंगे हैं वो केवल ठोस में चलती हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो पी तरंगे हैं वो तीनों माध्यमों से गुजरती हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही नहीं है, यहाँ पे बताना है कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी इसका सही जवाब होगा। सी वाला कथन जो है सही नहीं है। शैल लंबे समय तक अपने मूल रूप में रहती हैं और परिवर्तन से गुजरती हैं। देखिए जो शैल होती है वो लंबे समय तक अपने मूल रूप में नहीं रह सकती हैं, लेकिन वो परिवर्तन से गुजरती है और ये एक सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा पुरानी शैल नई शैल में बदल जाती है। जैसे आग्नेय शैल को कैंतिक शैल में बदला जा सकता है और आग्नेय और कैनेंथिस शैल से प्राप्त जो टुकड़े होते हैं वो अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन। पवन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। 2 और 3 जो है वो सही स्टेटमेंट है। तो देख लेते हैं। पवन जो है निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब की ओर गति करती है। देखिए बिल्कुल गलत है। जो पवन होती है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर गति करती है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी के धरातल के पास घर्षण बल के कारण पवन की गति जो है प्रभावित होती है। बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 जो है वो सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति द्वीप नहीं है। देखिए इसका जो सही जवाब होगा
वो डी हो जाएगा। जो कुशु द्वीप है वो जापान में, वो प्रवाल भित्ति द्वीप नहीं है। बाकी जो महान बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, ये प्रवाल भित्ति द्वीप है। इंद्रधनुष की जो चट्टान फिजी में है वो भी प्रवाल भित्ति द्वीप है। और स्वराज द्वीप जो है भारत का, वो भी प्रवाल भित्ति द्वीप है। नेक्स्ट हम देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित से असंगत युग्म का चयन करना है। यहाँ पे कुछ बंदरगाह दिए हुए हैं और कुछ देश दिए हुए हैं। देखिए जो इसका असंगत कथन है वो हो जाएगा बी इसका सही जवाब। एंटवर्प जो है वो नीदरलैंड में नहीं है, वो ध्यान रखिएगा। एंटवर्प जो है वो बेल्जियम में है, इस वजह से इसका सही जवाब बी हो जाएगा। हैम्बर्ग जो है बंदरगाह वो जर्मनी में है, और जो बाल्टीमोर बंदरगाह है वो यूएसए में है, और हवाना जो है वो क्यूबा में है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का। भूमध्य सागरीय कृषि के संदर्भ में कौन से कथन जो है वो असत्य है, हमें ये बताना है। देखिए जो भूमध्य सागरीय कृषि शब्द है वो उन क्षेत्रों में प्रचलित कृषि के लिए प्रयुक्त होता है जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यह अत्यधिक वाणिज्यिकृत कृषि है, जिसमें 5 प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे भूमध्य प्रकार की कृषि पाई जाती है। इसमें जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो भूमध्य सागर के चारों ओर अवस्थित है। अन्य क्षेत्रों में जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया हो गया, मध्यवर्ती चिली हो गया, दक्षिणी अफ्रीका हो गया तथा दक्षिणी भाग इसमें शामिल है। और ये यहाँ पे जो विशेषतः खेती होती है वो अंगूर की खेती के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से वो हो जाएगा बी, कि यह केवल भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ही प्रचलित है। देखिए ये टेस्ट हमारा समाप्त हुआ। टेस्ट थोड़ा मैंने जल्दी में करवाया है क्योंकि ये लास्ट में रिवीजन टेस्ट है, और अभी यहाँ पे टाइम नहीं है कि हम पूरा फुल डिस्कस करेंगे। आप एग्जाम से पहले इसको जरूर देख के जाइएगा, आपको हेल्प करने वाला है। इसमें करंट के प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से इंक्लूड किया गया है। इसके साथ ही इसमें साइंस के बहुत अच्छे प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, हिस्ट्री को किया गया है। अगर इन्हीं 3 चीज़ों पे आप कमांड बना लेंगे, करंट पे, हिस्ट्री पे और साइंस पे, तो डेफिनेटली आप जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छे से दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।